नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कवि से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गोरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है? और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गोरी कवि को बताना होगा। कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ, क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी, अब किसी तरह से उस गोरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गोरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया, मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गोरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गोरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गोरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गोरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी का भी सो जाती है। कालू कफे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गोरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताओ नीली जी, क्या काम है? कालू जी, मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहने नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने दे सकते हो? नीली जी, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गौरी अपने गहने संदूक में रखती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना। अगर शादी में मैं गहने न पहन के गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नीली जी, अगर ऐसा है तो मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर रख लेता हूँ। फिर कालू कौवा फोन बंद करता है और गोरी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में डाल लेता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, तो इस थैली में क्या है? कुछ नहीं गौरी, चावल है इस थैली में। वो गरीब है ना मेरा दोस्त, सोचा उसके लिए कुछ चावल ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा पोटली लेकर नीली कवि के पास जाता है। मुझे पता था मेरे कालू जी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये खालिस सोने के ही है ना? हाँ नीली जी, अब इन्हें छुपा लो, कोई देख ना ले। बहुत कीमती है ये जेवर। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ। नीली जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है।
मैं आपको कल ये गहने लौटा दूं। नीली जी, इसे संभाल कर रखना। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। नीली कभी कालू कौवे से गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। नीली जी, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो जल्दी से गोरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो पति जी, भाग चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा नीली कौवे का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक नीली जी लौटी नहीं। सब ठीक हो? कहीं नीली जी मुझे धोखा? नहीं नहीं, नीली ऐसा नहीं कर सकती। मेरी नीली जी ऐसा नहीं कर सकती। कालू कौवा नदी पर बैठा सोचता रहता है। गोरी कौवी अपना गहनों वाला संदूक खोलती है। वो अपने गहने ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, मेरे गहने नहीं है, मैंने तो यही रखे थे संदूक में। गोरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। शायद तुम भूल रही होगी। अच्छे से याद करो। कहीं और ही रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यहीं रखे थे, मुझे सब अच्छे से याद है। कालू, मुझे सीधे से बता दो, कहीं तुमने तो उठा कर नहीं दे दिए किसी को? गोरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू कौवा गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह जाता है जहाँ नीली कौवी रहती थी। बुलबुल बहन, यहाँ एक नीली नाम की कौवी रहती थी। तुमने उसे देखा है? वो कहाँ गई है? क्या नीली कौवी? वो तो सागर वाले जंगल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। नीली और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का तो सुनकर कालू कौवे की सांस ही रुक जाती है। क्या नीली कौवी का पति भी है? हाँ कालू, तो और नहीं, तुमसे जवान है उसका पति। नीली, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया और मेरी पत्नी के गहने भी लेकर भाग गई। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गोरी कौवी आज अपने पति कालू के पीछे पीछे थी। वो छुपकर कालू कौवे को देख रही थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। कालू, मुझे सब पता चल गया है। धोखा नीली ने नहीं बल्कि तुमने किया है मेरे साथ। इस उम्र में तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू, तुमने मेरे सारे गहने उस कवि को दे दिए। गोरी, मैं तुम्हारे गहने वापस लेकर आऊंगा। अगर उस कवि ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो, हम चिड़िया के पास चलते हैं। कालू भैया, इसमें गलती तो आपकी है। गोरी के होते हुए आप इस उम्र में दूसरों से इश्क लड़ाते फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। बस आप किसी तरह गोरी के गहने ढूंढने में हमारी मदद करो। चिड़िया बहन, वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। अगर मेरे गहने ना मिले तो मैं कालू को कभी माफ नहीं करूंगी। कालू भैया, चलो दूसरे जंगल में। वो क्यों चिड़िया? क्योंकि नीली कभी गहने बेचने के लिए सुनार तोते के पास जाएगी। हम उसे वहाँ पर पकड़ लेंगे। फिर वो सब दूसरे जंगल जाते हैं। नीली, अब हम ये गहने बेचकर अपना नया घर बनाएंगे। हाँ पति जी, फिर से किसी कालू की तलाश में जाएंगे। हाँ पत्नी, जब तक कालू जैसे बेवकूफ है हमारा धंधा चलता रहेगा। फिर वो दोनों गहने बेचने चले जाते हैं। ये गहने तो असली हैं। मिठू भैया, अब जल्दी से हमें पैसे दे दो। हमें किसी काम से जल्दी जाना है। तभी रानू चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। ये कभी चोरनी है, ये चोर है। ये गहने मेरे हैं। कालू कौवे को देखकर नीली कौवी और उसका पति डर जाते हैं। अच्छा, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पति जी, हम पकड़े गए हैं, हमें माफ कर दो कालू।
हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कालू भैया चलो यहाँ से, फिर से कभी ऐसी कभी की जाल में ना फंस जाना। फिर वो कहने लेकर वापिस आ जाते हैं। कालू कौवा सुधर जाता है और वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत प्यार करने लगता है। कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी थी। तब से अब तक मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। बस बस, मैं भी जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तो देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियाँ होंगी और पंखों में होगा एक बड़ा बैग जिसमें तुम्हारे गहने ही गहने होंगे। बस तुम्हारी यही बातें सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 50 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे वो मुझे दो। मैं भी कहूँ कि मुझसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो। अब पता चला वो 50 रुपए लेना चाहते हो जो गलती से मुझे कल दे बैठे हो। गौरी, मुझे दूसरे जंगल भी तो जाना है। जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा गोरी कौवे से 50 रुपए ले लेता है और वो दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, मगर वहाँ कालू कौवे की जानने वाली एक रानू चिड़िया रहती थी। कालू कौवे को रास्ते में एक बुलबुल मिलती है। बुलबुल, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में रानू चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने बड़े पेड़ों के पीछे पीपल के पेड़ पर है चिड़िया का घर। कालू कौवा अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और वो जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया था। मेरे पास रहने को घर नहीं था। सोचा कि अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कौवे भैया, ये घर आपका अपना ही है। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? वैसी की वैसी है, हर समय मुझसे लड़ाई ही करती रहती है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट कर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है। बातें करते करते रानू चिड़िया और कालू कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उठता है। वो चिड़िया को देखता है। रानू चिड़िया मीठी नींद सो रही थी। कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है। कबूतर अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी भी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस जाता है। कालू कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और वहां से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही लूसी कबूतरी अपना संदूक देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर कबूतर जी उठिए, देखिए रात हमें कोई लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं था, तो अब ये चोर कहाँ से आ गया है? ये कौन कर सकता है? रानू चिड़िया भी लूसी की आवाज सुनकर उठ जाती है। कभी कभी भैया उठो, देखो ये शोर कैसा है। रानू बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। रानू चिड़िया कबूतर और लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, कोई चोर मेरे गहने चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल को वो मेरे घर में भी आ सकता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया उठ जाओ और जंगल जाकर अपना काम करो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो जी भर कर मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। हाँ, कल से काम शुरू करूँगा। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसका दोस्त जो काम करने जंगल में आया है उसने वो काम रात ही कर लिया था। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा घोंसले में ही सोया रहता है। रानू बहन, जो कौवा कल तुम्हारे घर में आया था वो कौन है? वो
वो तो कालू कौवा है, उस बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने चोरी हुए हैं, कहीं वो कौवा चोर तो? नहीं नहीं मिठू भैया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कौवा चोर नहीं है। हाँ, वो छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता होगा, मगर वो मेरे घर में रहते हुए इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। रानू चिड़िया कालू कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है, रानू चिड़िया सारे दिन की थकी हुई सो जाती है और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए वो उठ जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और वो उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती अपने घोंसले में सोए हुए थे। कालू कौवा हरियाली तोती के गहने अलमारी में से निकालकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही हरियाली तोती शोर मचाती है। मिठू जी, मेरे गहने कहाँ गए? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो गहने तो मैंने जमा कर रखे थे ताकि मैं अपना नया घर बना सकूं। पता नहीं हरियाली, कौन है वो चोर जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया है? कालू कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा थे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे घर में रहने वाले कौवे पर शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से हमारे जंगल में चोरियां ही हो रही है। मिठू भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रानो, अगर वो कौवा चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले तो कभी इस जंगल में किसी की चोरी नहीं हुई। वो कौवा तो अभी तक मेरे घर में सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख लें। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के साथ जाते हैं, परंतु कालू कौवा घर में नहीं था। अरे, वो कौवा कहाँ गया और उसका बैग भी नहीं है। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था कि वो कौवा ही चोर है। चिड़िया, जल्दी चलो, कहीं वो कौवा भाग न जाए। फिर वो तीनों जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो तीनों कौवे के पास जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुम्हें चोर कौवे। चोर? चिड़िया, ये मिठू क्या कह रहा है? फिर कबूतर वो बैग छीन लेता है जिसमें सारे गहने पड़े हुए थे। चिड़िया, देखा तो चोर पकड़ा ही गया। तो फिर तुमने धोखा दिया, मेरे ही घर में रहकर मेरे दोस्तों को लूटते रहे। तुम बहुत बुरे हो। फिर वो सारे कालू कौवे को बहुत मारते हैं। मारते मारते वो कालू कौवे के पंख ही तोड़ देते हैं। कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। पंख तो लगाओ, मेरे भाई तुम्हें मार मार कर गंजा कर देंगे, बुढ़े काली शक्ल वाले। मर जा काली कौवी, इससे अच्छा तो तू मर ही जा। ना जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तेरी जान नहीं छूटेगी। गुस्से में गोरी कौवी घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गोरी कौवी ऐसे बड़बड़ा रही थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी कौवी को एक मकई का भुट्टा मिल जाता है। अगर मैं ये मकई का भुट्टा घर ले गई तो वो बुढ़ा कालू ये भी छीन कर खा जाएगा। मैं ये मकई का भुट्टा यहीं खा लेती हूँ या फिर उस पेड़ पर बैठकर खा लेती हूँ। गोरी कौवी मकई का भुट्टा उठाकर एक सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गोरी कौवी की चोंच से वो भुट्टा नीचे पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये मकई का भुट्टा, वो भी पेड़ की खोखर में गिर गया। गोरी कौवी मकई का भुट्टा निकालने के लिए पेड़ की खोखर में जाती है, मगर छेद छोटा होने की वजह से गोरी कौवी पेड़ की खोखर में ही फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकालो। गोरी कौवी जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो गोरी कौवी को बाहर निकालता। शाम हो गई थी, मगर गोरी कौवी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो काली मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं कालू, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। हाँ कालू भैया, सुबह गोरी कौवी गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी।
चिड़िया बहन, अभी तक गौरी घर नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। रात हो गई है और गौरी अभी तक नहीं लौटी। कुछ सोचते हुए कालू कौवा खुशी से झूमने लगता है। मर गई, गौरी मर गई। मेरी जान उस काली कवि से छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कवि से शादी करूंगा, जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसे खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गौरी कवि पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। वो बूढ़ा कालू कौवा आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। नीली जी, गौरी मर गई, गौरी मर गई है। अब हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ नीली जी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया होगा। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें, हम कल शादी कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गौरी जिंदा हो और लौट कर आ जाए। नीली जी, मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गौरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। कालू जी, मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो मिठू तोते को बुलाता है। मिठू यार, ये लो मेरी शादी के कार्ड, ये सभी पक्षियों को दे आओ। कालू, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ मिठू, कल गौरी मर गई थी, मैंने सोचा दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिठू कार्ड लेकर उड़ता है। मिठू भैया, क्या कालू की शादी है? कालू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। हाँ चिड़िया, कालू की कल शादी है, ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी शादी का कार्ड दे देता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवा खुशी से सो नहीं पा रहा था। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी शादी नीली जी से। कहीं गौरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। कालू कौवा अपनी शादी की पगड़ी पहनकर तैयार हो रहा था। जंगल में एक लकड़हारा आता है। वो किसी सूखे पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे ये सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू करता है। बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे न काट देना। तभी वो पेड़ कट जाता है। गौरी कवि पेड़ में से आजाद हो जाती है। धन्यवाद इंसान जी आपका, अगर आप ना आते तो मैं तो यहाँ आज मर ही जाती। ना जाने मेरे पति जी क्या कर रहे होंगे। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। वो तुरंत अपने घर जाती है। ये घर पर इतने सारे फूल, मेरे बढ़ने की खुशी में कालू ने घर को फूलों से सजा लिया है। गौरी कवि उड़ती है। ना चिड़िया, ना तोता, ना कबूतर। जंगल में उसे कोई भी नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सभी पक्षी कालू कौवे की बारात लेकर गए हुए थे। ढूंढते ढूंढते गौरी कवि वहाँ पहुँच जाती है। गौरी कवि को देखकर कालू कौवा मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। गौरी, गौरी बहन, तुम जिंदा हो? कालू ने कहा था कि तुम तो मर गई हो। मैं गौरी की आत्मा हूँ और कालू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा आगे आगे और गौरी पीछे पीछे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो? ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वहीं रानो चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा।
चील घबराते हुए रानो चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानो चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानो चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील? चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिट्ठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्ठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे कालू की कसम। आप सब कह रहे, हमें एक बार मिट्ठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिट्ठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिट्ठू तोते, झूठ मत बोलिए। बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिट्ठू, बोल,
तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है, मैंने सब देख लिया है। फिर मिठू तोता रोने लग जाता है। आहा, आहा, मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिठू भाई हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था, वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिठू भैया आप चुप कर जाएं, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गईं। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना, वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं, मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी का भी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गोरी का भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। किसी जंगल में एक गोरी कवि रहती थी। वो कवि बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कवि ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कवि वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कवि बहुत हैरान हुई, क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कवि सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी, क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था, और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है, मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी। ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा एक बहुत खूबसूरत राजकुमार बन गया था, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ जंगल के सभी पक्षी करते थे। फिर राजा और रानी ने शहजादे की शादी के लिए एक चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। पास के राजा की बेटी रानो चिड़िया से शहजादे की शादी हो गई। गोरी कवि को राजकुमार की हिफाजत करने के लिए रखा गया था। फिर एक दिन गोरी कवि ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि कैसे राजकुमार का जन्म हुआ था। ये अफवाह फैलने लगी और एक दिन रानो चिड़िया के कानों में भी पहुंच गई। राजकुमारी चिड़िया को भी ये बात जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया। राजकुमार बहुत प्यार से बात करता, मगर राजकुमारी उससे बात नहीं करती। राजकुमार, मुझे अपने जन्म का राज बताइए। मगर ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। देखो राजकुमारी, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार राजकुमार अपनी राजकुमारी से ये बात छुपा न सका। राजकुमारी चिड़िया, आज रात मैं आपको एक राज बताऊंगा, मगर वो सच्चाई जानकर आपको हमेशा पछतावा होगा। जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश थी। रात को वो दोनों नदी पर गए।
वो दोनों नदी पर रुके। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊं? हाँ राजकुमार, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक सांप से शहजादा बनाया गया था। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को ये बात बताई तो वो एक सांप में बदल गया और वो राजकुमार सीधा नदी के अंदर चला गया। राजकुमारी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई, मगर वो राजकुमार वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब कबूतर राजा और रानी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रो रही है। राजकुमारी चिड़िया ने सारी बात बताई, जिसके बाद रानो चिड़िया ने वहीं नदी के किनारे अपना एक घर बनवा लिया। इस तरह वो रोज अपने राजकुमार को देखती रहती और रोती रहती। ऐसे ही काफी समय गुजर गया, मगर वो चिड़िया अपने राजकुमार के इंतजार में रही। आधी रात को चिड़िया ने देखा कि वो सांप उसके पास आ रहा है। कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने आ गया। चिड़िया रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ राजकुमार जी, मैं इस बात के लिए जिंदगी भर पछताई और जिंदगी भर ये गम सहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप वापस आ जाएं? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई फल है। अगर तुम वो जादुई फल ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। मगर हाँ, उस जादुई फल की रक्षा वो जादुई चीलें करती हैं। जो भी वहाँ जाता है कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। राजकुमार जी, मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया रात को ही दूसरे जंगल की ओर जाती है। वो सारी रात में उड़ती रहती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है, जहां रात के अंधेरे में चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, ये पेड़ मुझ पर गिर गया है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है। वहां एक बुलबुल पेड़ की डाल के नीचे दबी हुई थी। रानो चिड़िया बुलबुल को देखते ही उसकी मदद करती है और वो बहुत मुश्किल से उस पेड़ की डाल को हटा देती है। शुक्र है आपका, आप बहुत अच्छी हो जो इस रात के समय आपने मेरी मदद की। देखिए बुलबुल बहन, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। आप तो राजकुमारी लग रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। राजकुमारी, उस ओर बहुत खतरा है, वो जादुई चीलें हैं। हाँ बहन, मुझे पता है, मगर मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। राजकुमारी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बस एक ही उपाय है वहाँ तक जाने का। बुलबुल, मुझे बताओ, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं, तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई अमरूद लगते हैं। अगर आप वो अमरूद लेकर जाएं और वो तोते को खिला दें तो वो रात के लिए सो जाएगा। तोते के सोते ही आप उस गुफा के अंदर चले जाना। शुक्रिया बुलबुल, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से जाती है। सामने एक पेड़ था जहाँ अमरूद लगे हुए थे। ठहरो चिड़िया, तुम मेरे अमरूद नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो मुझे नदी से लाकर पानी देना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से नदी की ओर जाती है और पानी भरकर लाती है। वो पेड़ के जड़ों में पानी देती है, तभी ऊपर से अमरूद गिरता है, जिसे उठाकर रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मिठू भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मेरे पास कुछ फल थे, सोचा आपको भी दे दूं। क्या कोई मीठा फल है आपके पास? हाँ, ये मीठा फल है अमरूद। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मिठू तोता वो अमरूद खा लेता है। अमरूद खाते ही वो सो जाता है।
रानू चिड़िया मिठू तोते के सोते उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था, वो आगे बढ़ती रहती है। तभी वहाँ उसे एक मशाल नजर आती है जो जल रही थी। राजकुमारी वो मशाल उठाती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों पर उन्हें वो चीलें दिखाई देती हैं जो एक पेड़ की रक्षा कर रही थीं। जैसे ही रानू चिड़िया उस मशाल को आगे करती है तो वो जादुई चीलें जल जाती हैं। रानू चिड़िया पेड़ से एक फल तोड़ती है और वापस अपने जंगल की ओर बढ़ती है। वो वापस नदी के किनारे आती है। उस जादुई फल को वो नदी के पास रख देती है। तभी वो सांप नदी से बाहर आता है और वो फल खा लेता है। फल खाते ही सांप फिर से राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती